जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं विनायक सक्सेना आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेते आए हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यह आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि पार्ट 1 वीडियो आपको हम करवा दिए हैं। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में 5 क्वेश्चनों को हम बताए नहीं बल्कि पूरा उसको सॉल्व भी करवाए थे, आपको बहुत ही बढ़िया से आपको समझाए भी थे। अगर वो वीडियो को आप नहीं देखे जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड आपकी जो है परीक्षाएं बहुत ही नजदीक है ना, मात्र 10 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में गाउस का नियम आपको बता दिए थे, विद्युत फ्लक्स के बारे में बता दिए थे, है ना, आवेश के बारे में बता दिए थे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बता दिए थे, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चनों को वहां पे हम सॉल्व किए थे, विद्युत ध्रुव आघूर्ण बता दिए थे। ठीक है, और आज हम सॉल्व करेंगे ये 5 क्वेश्चन, आज फिर हम सॉल्व करेंगे और ये आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे आज समाप्त हो जाएगा। जितना चैप्टर नंबर 1 में आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, सारे प्रश्न को हम लेते आए हैं। ठीक है, चलिए 10 ही प्रश्न को आप जो है चैप्टर नंबर 1 से 10 प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि आवेश का क्वांटीकरण को क्या, आवेश का क्वांटीकरण को गलत लिखा हुआ, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका, दूसरा मतलब 7वां नंबर प्रश्न, 5 प्रश्न कल करवा दिए थे, आज जो है 7वां प्रश्न, 6ठा 7वां 8वां नंबर 10वां आज प्रश्न, आज जो है 5 को फिर लाए। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है ये बता दिए। उसके बाद दूसरा है प्राविद्युत सामर्थ्य तथा आपेक्षिक प्राविद्युतता को परिभाषित करें। कहने का मतलब है कि प्राविद्युत सामर्थ्य को भी बताना है, प्राविद्युत सामर्थ्य का परिभाषा भी लिखना है और आपेक्षिक प्राविद्युतता का परिभाषा भी लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? क्या समविभव पृष्ठ, क्या समविभव सतह एक दूसरे को काट सकती है? क्या बोला जा रहा है? तो आपको बोला जा रहा है दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्या समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकती है? चलिए समझेंगे काटेगी कि नहीं काटेगी। नंबर प्रश्न आपका है 9th नंबर प्रश्न आपका है, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखें। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखे। आपको ऐसा इसको समझा देंगे, ये प्रश्न बहुत पहले पूछा था और आज तक ये प्रश्न को पूछा नहीं गया है। शायद ये प्रश्न को 2014 में पूछा गया है। ठीक है, और अभी तक ये प्रश्न को नहीं पूछा गया है, शायद हो सके 2024 में पूछ दे। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, 2024 के लिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हो सके तो ये प्रश्न आपका पूछ भी सकता है। 99% यहाँ पे चांसेस है पूछने का, 100% तो हम नहीं कह सकते हैं, है ना। चलिए 99% है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका है, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करें या विद्युत बल रेखा की परिभाषा लिखें। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पढ़िए। पहला प्रश्न आपका आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण क्या है? हमारे कंप्यूटर महाशय सामने बैठे हुए हैं, सारे प्रश्न को आपको देते जाएंगे, सारे प्रश्न को आप लिखते जाइएगा। ठीक है, समझिएगा उसके बाद लिखिएगा। चलिए कंप्यूटर महाशय पहला नंबर प्रश्न आप दीजिए कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण का प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहेंगे? तो आवेश का क्वांटीकरण जो होता है क्या होता है? तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? जब आवेश का निश्चित तथा न्यूनतम मान का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। याद रखिएगा, जब आवेश का मान निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि समझिएगा, आवेश का निश्चित अथवा न्यूनतम मान का क्या होता है? तो पूर्ण गुणज होता है, उसी को क्या कहता है? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान कैसा होना चाहिए, आवेश का मान कैसा होना चाहिए? तो निश्चित होना चाहिए। ठीक है, निश्चित मतलब कहने का मतलब यह है कि मान 100 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, न्यूनतम तो कम से कम हो जाए। न्यूनतम मतलब निश्चित होना चाहिए और न्यूनतम भी होना चाहिए। निश्चित हो जाए या तो न्यूनतम हो जाए, कि 100 हो जाए, 200 हो जाए, या 200 हो जाए, या तो 3 हो जाए, या तो 1 हो जाए, या तो 5 हो जाए, या तो 2000 हो जाए, है ना, 2000 हो जाए, या तो 20,000 हो जाए, है ना, 20,000 हो जाए, लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए। लेकिन मान जो है आवेश का मान दशमलव में नहीं होना चाहिए।
रूट में नहीं होना चाहिए, है ना, रूट में दशमलव में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, आएगा समझ में। तो इन सभी में नहीं होना चाहिए, बल्कि आवेश का मान क्या होना चाहिए, तो निश्चित होना चाहिए। 100,000, 200,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 न्यूनतम मान, 4, 5, 6, 7 ये सब मान क्या है, तो न्यूनतम मान है, ठीक है, न्यूनतम मान है। और लेकिन आवेश का काउंटिंग क्रम जो हमेशा वो दशमलव में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, ना भिन्न में होगा, है ना दशमलव में होगा, ना भिन्न में होगा, ना रूढ़ में होगा, ठीक है। इन सभी बात को याद रखिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका सोल्व हो गया। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रावैद्युत सामर्थ्य तथा आपेक्षिक प्रावैधुता को परिभाषित करें, ठीक है। आपका अगला नंबर प्रश्न क्या पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न आपका है प्रावैद्युत सामर्थ्य तथा आपेक्षिक प्रावैधुता को परिभाषित करें। कहने मतलब यह है कि आपको प्रावैद्युत सामर्थ्य के बारे में भी बताना है और आपेक्षिक प्रावैधुता की परिभाषा भी लिखना है, दोनों को आपको जो है बताना है। तो पहले हम आपको बताते हैं आपेक्षिक प्रावैधुता के बारे में बताते हैं, सॉरी प्रावैद्युत सामर्थ्य के बारे में बताते हैं। कंप्यूटर महाशय आपको प्रश्न मिल गया होगा, आपको देख लीजिए, कंप्यूटर महाशय आपको प्रश्न दे दिया होगा। चलिए प्रश्न क्या है, तो प्रावैद्युत सामर्थ्य के बारे में पहले लिखेंगे। तो क्या बोलिएगा प्रावैद्युत सामर्थ्य के बारे में, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान जिसे वह पदार्थ भंजन हुए बिना सहन कर सकता है। कहने मतलब यह है कि पदार्थ का भंजन मतलब क्या होता है, भंजन मतलब होता है कि नष्ट, है ना, भंजन मतलब नष्ट, ठीक है। तो भंजन हुए बिना सहन कर सकता है, उसी को प्रावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। याद कर लीजिएगा इसको, इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान जिसे वह पदार्थ भंजन हुए बिना सहन कर सकता है, उसी को प्रावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। हवा के लिए इसका मान कितना होता है, तो हवा के लिए इसका मान याद रखिएगा 3 × 10⁶ होता है, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं, हर एक चीज आप जो है जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए बताते हैं। तो हवा के लिए इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आपेक्षिक प्रावैधुता को परिभाषित करें। कहने मतलब है कि आपेक्षिक प्रावैधुता को आपको लिखना है। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, किसी माध्यम में प्रावैधुतांक तथा निर्वात में प्रावैधुतांक का अनुपात ही क्या कहलाता है, तो आपेक्षिक प्रावैधुतांक कहलाता है। कहने का मतलब यह है समझिए, किसी माध्यम प्रावैधुतांक तथा निर्वात में प्रावैधुतांक के अनुपात ही क्या कहलाता है, तो आपेक्षिक प्रावैधुतांक कहलाता है, ठीक है। आपको समझ आ भी गया होगा। कहने का मतलब यह है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन m, ठीक है, आगे समझ में। कहने मतलब है कि किसी माध्यम में प्रावैधुतांक तथा निर्वात में प्रावैधुतांक के अनुपात ही क्या कहलाता है, तो आपेक्षिक प्रावैधुतांक कहलाता है। चलिए दूसरा नंबर भी प्रश्न आपका सोल्व हो गया। उसके बाद आपका प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न आपका है विद्युत द्विध्रुव बल रेखा, दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक ही साल पूछा गया प्रश्न, बल्कि अभी तक नहीं पूछा गया, ठीक है। तो हो सके इस साल पूछ दिया जाए। क्या प्रश्न है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? क्या समविभव सतह एक दूसरे को काट सकती है? अगर दो विद्युत बल रेखा नहीं काट पाती है, क्या समविभव सतह काट सकती है? तो याद रखिएगा, आपको बताते हैं कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि जहां पे वो काटेगी वहां पर से दो कटान बिंदु निकल जाएगी। ये असंभव है, क्योंकि ये असंभव है एक ही कटान बिंदु से दो रेखाएं निकल जाना, ये असंभव है। इसीलिए जो है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। चलिए आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देते हैं।
देखिए मान लीजिए कि दो विद्युत बल रेखा है, ठीक है, तो दो विद्युत बल रेखा एक विद्युत बल रेखा इस तरफ जा रही है, यहाँ से जा रही है, एक विद्युत बल रेखा यहाँ जा रही है, समझिएगा, और एक विद्युत बल रेखा इधर से जा रही है, एक विद्युत बल रेखा इधर से गई और एक विद्युत बल रेखा इधर से जा रही है, देखिए यहाँ पे काटी, यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे कट गया, यहाँ से दो कटान बिंदु निकल जाएगा, यहाँ पे दो कटान बिंदु निकल जाएगा। क्या समझ में? कहने का मतलब यह है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु से, जहां पे कटा, कटान बिंदु से दो विद्युत बल रेखाएं निकल जाती है, जो कि असंभव है। एक ही कटान बिंदु से दो बिंदुएं नहीं निकलती है, जो कि असंभव है। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, और समविभव पृष्ठ, समविभव सतह एक दूसरे को काटती है क्योंकि ये लंबवत होती है, क्योंकि ये सतह लंबवत होती है। इसलिए समविभव जो है, समविभव सतह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, एक दूसरे को काटती है, और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं निकल जाती है, दो विद्युत बल रेखाएं निकल जाती हैं, और जो कि असंभव है। एक ही कटान बिंदु से दो जो है रेखाएं नहीं निकलनी चाहिए। चलिए उसके बाद आपका 9 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। चलिए आपको हम अध्यारोपण का सिद्धांत हमको समझाते हैं। कंप्यूटर मास्टर 9th नंबर प्रश्न आप दे दीजिए बच्चों को, 9th नंबर प्रश्न आप बच्चों को दे दीजिए। चलिए 9th नंबर प्रश्न आपको मिल भी गया होगा और समझिए। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। विद्युत क्षेत्र के लिए, किसके लिए कह रहा है? विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत पूछ रहा है आपसे, तो क्या कहिएगा? प्रत्येक आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सही बात है कि प्रत्येक आवेश क्या करता है? तो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रत्येक आवेश क्या करता है? तो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसा कि दूसरा आवेश उपस्थित नहीं है, जैसा कि दूसरा आवेश उपस्थित नहीं है, अर्थात किसी बिंदु पर सदिश योग का परिणामी संकाय के कारण कुल क्षेत्र होता है। कहने का मतलब यह है, चलिए हम बताते हैं आपको। चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है? देखिए ये क्या आपका क्या Q1, Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश, E1, E2, E3, E4। आपको मालूम होगा कि E किसे कहते हैं? तो E जो विद्युत क्षेत्र को कहते हैं, E से जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है, तो इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के ऊपर जो है, प्रत्येक आवेश जो है क्या कहा गया है? तो प्रत्येक आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो प्रत्येक आवेश जो है अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये Q1 आवेश जो है ये अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। कहने मतलब यह है कि प्रत्येक आवेश जो है अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये आवेश Q1 आवेश जो है E1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, Q2 आवेश जो है E2 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, Q3 आवेश जो है E3 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, Q4 आवेश जो है वह E4 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, है ना? इसी का योग क्या कहलाता है? तो इसी का योग क्या कहलाता है? तो विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। कहने मतलब इसी का जब आप योग कर देते हैं, इसी सभी को आप जब जोड़ देते हैं, तो इसी को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। कहने मतलब यह है, समझिएगा, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 चलता जाएगा, ठीक है? इसी को आप जब जोड़ देते हैं, इन्हीं विद्युत क्षेत्र को जब आप जोड़ देते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इसी को अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। चलिए आसान है, बहुत पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आया। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करें।
चलिए विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करें। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा जो हम बोल रहे हैं वो सुनिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहेंगे जहां तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव का अनुभव किया जाता है ना। जहां तक विद्युत क्षेत्र रेखा है जो है अपना जो है गढ़ बनाता हो, सीमा बनाता हो, उतने दूरी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहां तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव हो, जहां तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव हो उतने दूर तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पीछे कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है, जो हम बोले हैं। चलिए समझ आ गया विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे। तो मान लिया जाए कि यहां तक विद्युत क्षेत्र अगर अनुभव किया जा रहा है, अगर यहां तक विद्युत क्षेत्र, अगर इस गोला तक विद्युत क्षेत्र है, अगर इस गोला तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है तो इतने दूर तक के क्षेत्र को ही क्या कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसके अलावा ये सब क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र नहीं कहेंगे, ठीक है। जहां तक उसका प्रभाव होगा उतने दूर तक के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए उसके बाद आपका जो है याद करके अगला प्रश्न आपका है विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा करें, परिभाषा देने करें नहीं, परिभाषा दें, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा गया, परिभाषा दें, विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा दें। तो याद रखिएगा विद्युत बल रेखा हुआ काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। चलिए हम आपको ये प्रश्न को भी समझा देते हैं। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, नहीं तो करके जाइएगा बहुत ही पछताइएगा, ठीक है। चलिए विद्युत बल रेखा की परिभाषा दे। तो याद इसका परिभाषित कैसे कीजिएगा, तो लिखिएगा विद्युत बल रेखा व काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। विद्युत बल रेखा कैसा है, तो काल्पनिक और क्या है, तो निष्कोण वक्र है, निष्कोण वक्र है। आ रहा है समझ में। तो विद्युत बल रेखा क्या है, तो विद्युत बल रेखा हुआ काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। कभी ऑब्जेक्टिव में भी बन जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्या बनता है कि विद्युत बल रेखा क्या है, तो काल्पनिक और निष्कोण वक्र है, काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। तो याद रखिएगा विद्युत बल रेखा हुआ काल्पनिक और निष्कोण वक्र है जो किसी भी स्थान पर क्या करता है, जो किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का ओविरल प्रदर्शन करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। चलिए मेरे दोस्त, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त भी हुआ, ठीक है, और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको बहुत बेहतरीन तरह से आपको समझ भी आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।